प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपका अध्ययन अध्यापन हो रहा है। इसी क्रम में आज हम शास्त्रीय तृतीय खंड के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में रीति काव्य पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से तथा इसकी जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां तथा साहित्यिक परिस्थितियां, इन सभी पर विचार विमर्श करेंगे। आपको इन संबंधित परिस्थितियों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से रीतिकाल का जो युग है वो बहुत ही उथल पुथल का काल रहा है। युगीन साहित्य की गतिविधि तत्कालीन परिस्थितियों से परिचालित होती है। अतः रीतिकालीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने से पूर्व इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन करना बहुत ही आवश्यक है। रीतिकाल की समय सीमा संमत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक मानी गई है। 200 वर्षों की इस दीर्घ काल अवधि में रचित रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही देखी जानी चाहिए। अतः रीतिकालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें उसके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिवेश को देखना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा पर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। रीतिकाल मुगलों की सत्ता के चरम वैभव का काल है। मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष, उत्तरोत्तर ह्रास एवं फिर पतन भी इसी काल में हुआ। शाहजहां के शासनकाल में रीति युग का प्रारंभ हुआ। राज दरबारों में वैभव, भव्यता एवं अलंकरण की प्रधानता थी। राजा और सामंत अपने दरबारों में गुणीजन, कवियों, कलाकारों को आश्रय देते थे। शासकों में आत्म प्रशंसा की होड़ लगी थी। शासक जो हैं वो अपनी आत्म प्रशंसा के मोह में बंधे हुए थे। श्रृंगारिक मनोरंजन की चाह थी। ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसी भव्य कृतियों का निर्माण भी हो चुका था। उत्तर भारत के अधिकांश राजपूत राजाओं एवं सामंतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुगलों का शासन दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा तक फैल गया था। शाहजहां के उपरांत औरंगजेब मुगल शासक बना, जो अपनी धर्मांधता एवं कट्टरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। उसका व्यक्तित्व रागात्मक तत्वों से रहित था और साहित्य, संगीत, कला के प्रति उसे कोई रुचि नहीं थी। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध किए तथा राज्य का विस्तार भी किया, किंतु उसके बाद
मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी विलासी, अयोग्य एवं असमर्थ शासक सिद्ध हुए। अनेक प्रदेशों में राजा एवं सामंतों ने अपनी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित कर ली। दक्षिण में मराठे स्वतंत्र हो गए। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत में आक्रमण किए गए। 10 मई 1738 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया तथा 23 जनवरी 1757 को अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे मुगल साम्राज्य की कमर टूट गई। थोड़े समय बाद अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर मुगल साम्राज्य को अपनी कठपुतली बना लिया। जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह रंगीले जैसे विलासी एवं कमजोर शासकों के राज्य में गिद्धों और नीड़ों में उल्लू रहने लगे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया। वैश्याओं, तबलचियों एवं सारंगी वादकों का राज्य कार्य में दखल होने लगा और शासन व्यवस्था निरंतर कमजोर होती गई। ये संक्षिप्त परिचय हमने राजनीतिक परिस्थितियों का दिया। अब हम सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। सामाजिक स्थिति का अगर मूल्यांकन करें तो सुरा और सुंदरी का यह खेल 8 पहर चलता रहता था। इनके अंतःपुर स्त्रियों से भरे रहते थे। बूढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया जाता था, जो स्थान स्थान से सुंदर स्त्रियों को लालच देकर इनके महलों में ले आती थीं। रीति काव्य की दूतियाँ बहुत कुछ इन्हीं का प्रतिरूप हैं। सामंतों, अमीरों के हरमों में श्रृंगार नंगा होकर नाचता था। यहाँ तक कि सैनिक शिविरों में भी अबाध विलास चलता था। 10 मई 1738 ईस्वी में नादिर शाह और 23 जनवरी 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगलों की सत्ता की नींव को हिला दिया और 19वीं शताब्दी के पहले चरण से यह विशाल साम्राज्य अंग्रेजी जबड़ों में फंसता चला गया, जिससे उबरने के लिए 1857 ईस्वी की क्रांति भी असफल सिद्ध हुई। सामाजिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी उत्पादक वर्ग की थी, जिसमें मुख्य रूप से किसान और गौड़ रूप से खेती से संबंधित लोहार, बढ़ई, कहार, धीवर, जुलाहा, मजदूर वर्ग सम्मिलित था। दूसरी श्रेणी भोक्ता वर्ग की थी, जिसमें बादशाह, रईस, नवाब, अमीर, उमराव आदि आते हैं। इन दोनों वर्गों के लिए साहित्य भी 2 प्रकार का रचा जाता था। भोक्ता वर्ग के लिए कामशास्त्र, अलंकृत काव्य एवं नाटक लिखे जाते थे और उत्पादक वर्ग के लिए व्रत संयम का पाठ पढ़ाने वाले स्मृति पुराण। इसके अतिरिक्त एक तीसरा वर्ग भी था, जो पैदा तो होता था उत्पादक वर्ग में, किंतु अपनी काव्य, शिल्प आदि की गुणवत्ता के कारण वह भोक्ता वर्ग की सेवा से जुड़ जाता था। वह भोक्ता वर्ग की प्रशंसा में अथवा उसको थोड़ा बहुत काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने और उनके मनोविनोद के लिए काव्य रचना कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। आलोचक नरेंद्र जी ने इस वर्ग को विचित्र स्थिति वाला वर्ग कहा है। मनोविनोद के लिए श्रृंगार पर काव्य की रचना की जाती थी। काव्य शास्त्र की शिक्षा के लिए लक्षण ग्रंथों की, उत्पादक वर्ग को
भारी कर चुकाना पड़ता था। उससे होने वाली आय को भोक्ता वर्ग अपने विलास और अय्यासी में उड़ा देता था। सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। छोटे मोटे राजा, रईस, जमींदार किसान वर्ग से कसकर कर वसूलते थे ताकि वे बड़े बादशाह को खुश रख सकें और स्वयं भी ऐश कर सकें। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था कायम थी। नारी को भोग की वस्तु समझा जाता था। राजा, रईस, बादशाह, सामंत आदि सुंदर कन्याओं को अपने हरम में रख लिया करते थे। इस समय बाल विवाह की प्रथा जोरों पर थी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियां नारी वर्ग के स्वतंत्र विकास में बाधक बनी हुई थी। नारी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व जैसे था ही नहीं। यह स्थितियां सामाजिक थीं। अब हम धार्मिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। धार्मिक परिस्थितियों में अगर हम इसका मूल्यांकन कहें तो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह ह्रास का काल ही था। अकबर ने हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए जिस दीन इलाही मजहब की नींव डाली थी, उसको औरंगजेब की कट्टरता ने पूरी तरह से हिला दिया। औरंगजेब ने अनेक मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया। मंदिर पूजा पाठ के कम भोग विलास की लीलाओं का केंद्र अधिक बन गए थे। वैष्णव संप्रदायों के पीठाधीश राजा रहीशों को गुरु दीक्षा देने लगे थे और उनका ध्यान तत्व चिंतन से हटकर राजा रहीशों से मिलने वाली गुरु दक्षिणा पर अधिक केंद्रित हो गया था। इस्लाम में भी कुरान शरीफ को रट लेना, नमाज रोज़ा का विधिवत पालन कर लेने को ही धर्म समझा जाने लगा था। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के वास्तविक स्वरूप से दूर हटते जा रहे थे और पाखंड तथा अंधविश्वासों के कोहरे में खोते जा रहे थे। अब हम धार्मिक परिस्थितियों के बाद साहित्यिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। साहित्य और कला की दृष्टि से रीतिकाल में पर्याप्त प्रगति हुई। इस काल में अलंकरण, कलात्मकता की प्रधानता प्रत्येक क्षेत्र में थी। कवियों और कलाकारों को राज दरबारों में प्रश्रय देकर अच्छी वृत्ति दी जाती थी तथा उनकी गणना समाज के प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। दरबारी कवि होने के कारण इस काल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा और शौर्य के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रमुखता प्राप्त कर चुके थे। कवियों का ध्यान जन साधारण की समस्याओं को चित्रित करने की ओर नहीं गया। परिणाम स्वरूप कविता उच्च वर्ग की भावनाओं के अनुरूप श्रृंगार एवं विलास के कीचड़ में फंस गई। इस काल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित हो गई तथा सभी कवि इसी भाषा में काव्य रचना करते थे। राजकाज की भाषा फारसी थी, जिसमें अलंकरण की प्रवृत्ति प्रधान थी। शाहजहां को कसीदे सुनने का बहुत ही शौक था। कसीदे का मतलब प्रशंसात्मक गीत, जो प्रशंसापरक गीत होते हैं। उसके दरबार में, मतलब राजा के दरबार में प्रायः ऐसे कवि थे जो कसीदे सुनाया करते थे। उसी के अनुकरण पर अन्य देशी राजा नवाबों के राज्य में भी प्रशंसापरक काव्य रचना की प्रवृत्ति पनपती चली गई। रीतकाल के कवि अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए काव्य रचना करते थे। वे कवि दंगलों में आयोजकों को अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने हेतु चमत्कारपूर्ण काव्य रचना करने में
ही कवि कर्म को सफलता समझते थे। काव्य शास्त्र की जानकारी को प्रदर्शित करना भी उनका एक उद्देश्य था। वे कवि और आचार्य दोनों ही बनना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में की है। रीतिकालीन कवि वासना के रस में आकंठ डूबकर समाज को ऐसा काव्य प्रदान कर रहे थे जो श्रृंगार के संकुचित दायरे से घिरा हुआ था। हाव भाव, हेला, नायिका भेद और अलंकार निरूपण में ही वे अपनी बुद्धि लगा रहे थे। उनका काव्य ज्ञान भी नवीनता से युक्त न होकर संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुकरण मात्र था। इस प्रकार जो रीतिकाल का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक जो हमने संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत की, वो अगर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जाएं तो निश्चित रूप से बहुत अधिक समय देना पड़ेगा। इसलिए आज की यह परिचर्चा यहीं विराम लेती है। कल हम नवीन विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे।